नीता लूला अपने हस्बैंड श्याम लूला के साथ दिव्या भारती के घर पे पहुंचती है और इसके बाद ये तीनों आपस में पार्टी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से दिव्या भारती उठकर किचन की ओर जाती है। दिव्या भारती उस समय काफी ज्यादा नशे में थी और इसीलिए शायद खिड़की पर बैठे बैठे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और एंड में वही हुआ जिसका डर था। एकदम चुलबुली लड़की थी, हंसी मजाक में सारी जिंदगी गुजारती, हर तरफ लाइटली लेती थी, हर एक से प्यार करती थी। Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. Like this she was. She was most unlike an actor like I thought of myself. 25 फरवरी 1974 ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर पे जन्म हुआ दिव्या भारती का। उनका एक भाई था कुणाल और एक बहन थी पूनम। बचपन से ही दिव्या भारती की खूबसूरती के चर्चे काफी ज्यादा थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय दिव्या भारती को एक बार्बी डॉल से कंपेयर किया जाता था और इसी के बारे में दिव्या भारती की माँ ने एक बार बताया था कि एक बार तो एक शख्स ने दिव्या को असली की गुड़िया समझ लिया था। दरअसल एक बार उनकी माँ ने दिव्या भारती को कार के बोनट पे बिठा दिया और कार में सामान रखने लगी। तभी उनके बगल में से एक आदमी गुजरा और उसने पूछा कि बोनट के ऊपर जो गुड़िया बैठी है वो उन्होंने कहां से ली है। इसके बाद उनकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो कोई गुड़िया नहीं है बल्कि उनकी बेटी दिव्या है और इसीलिए इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचपन से दिव्या भारती की खूबसूरती के चर्चे काफी ज्यादा रहे थे। बचपन से दिव्या भारती का मन मॉडलिंग और डांस की तरफ था। लेकिन वहीं अगर बात पढ़ाई की हो तो यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि दिव्या भारती पढ़ाई के मामले में काफी ज्यादा कमजोर थी। जैसे तैसे करके वो बस पास हो जाती थी और इसीलिए ये चीज एक काफी ज्यादा बड़ी वजह थी कि उन्होंने पढ़ाई को छोड़कर एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला लिया। इसीलिए दिव्या भारती सिर्फ 9th क्लास तक ही पढ़ी थी। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक्टिंग की दुनिया में अपना फुल टाइम करियर बना लिया। दरअसल 1988 में जब दिव्या भारती 9th क्लास में थी तो उसी समय उन्हें पहली बार साइन किया गया था और उस समय तक दिव्या भारती की उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल थी। उस समय नंदू तोलानी नाम के एक फिल्म मेकर ने उन्हें गुनाहों के देवता नाम की मूवी के लिए पहला ऑफर दिया था और इसी फिल्म से दिव्या भारती पहली बार एंट्री लेने वाली थी। लेकिन दिव्या भारती के पिता ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि उस समय दिव्या भारती की एज सिर्फ 14 साल थी और इसीलिए उस समय दिव्या भारती के पिता ने दिव्या भारती को उस फिल्म में काम नहीं करने दिया और इसीलिए बाद में फिल्म मेकर ने दिव्या भारती की जगह संगीता बिजलानी को रिप्लेस कर दिया और इसीलिए उस समय दिव्या भारती की आंखों में जो सपने थे फिल्मों में आने के, वो सपने उस समय पूरे नहीं हो पाए। लेकिन इन बातों को कुछ ही दिन बीते थे और किस्मत ने एक बार फिर से दिव्या भारती को मौका दे दिया। एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नजर दिव्या भारती पर पड़ती है और दिव्या भारती को देखते ही पहली नजर में कीर्ति कुमार दिव्या भारती से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसीलिए कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को फिल्मों में लाने का पूरा मन बना लिया और वो दिव्या भारती को अपनी फिल्म राधा संगम में अपने भाई गोविंदा के साथ में कास्ट करना चाहते थे। दिव्या भारती पढ़ाई से छुटकारा पाकर फिल्मों में जाना चाहती थी और इसीलिए दिव्या भारती ने अपने पेरेंट्स से इस चीज को लेकर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी और एंड में उनके परिवार वाले मान गए और दिव्या भारती को उस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। जिसके बाद फिल्म में रोल मिलते ही उन्होंने डांस क्लासेस और एक्टिंग क्लासेस को लेना शुरू कर दिया। लेकिन एंड मौके पर दिव्या भारती की इस फिल्म से छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह जूही चावला को साइन कर लिया गया और बाद में उन्हें रिप्लेस करने के जो रीजन बताए गए वो ये थे कि जो फिल्म के डायरेक्टर है वो एक न्यू कमर को फिल्म में लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि इस फिल्म के बहाने दिव्या भारती और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया था और ये बात गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार को पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने दिव्या भारती को रिप्लेस कर दिया और इस तरीके से ये फिल्म भी दिव्या भारती के हाथ से चली गई और किस्मत एक बार फिर से दिव्या भारती को उसी मोड़ पर ले आई और इसके बाद 2 साल तक उन्हें किसी भी फिल्म में साइन नहीं किया गया। लेकिन साल 1990 में साउथ के एक फिल्म प्रोड्यूसर डी रामन नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर बॉबली राजा नाम की एक फिल्म को बना रहे थे और इस फिल्म के लिए उन्हें एक सुंदर से और भोले से नए चेहरे की तलाश थी और दिव्या भारती में ये सारी खूबियां थी और इसीलिए इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को साइन कर लिया गया और पिछली बार की तरह इस बार दिव्या भारती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें किसी और हीरोइन ने रिप्लेस नहीं किया और यही वो फिल्म थी जिससे दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और तेलुगु फिल्मों की दुनिया में ये फिल्म उस समय काफी ज्यादा बड़ी हिट थी। इस फिल्म के टोटल 3.5 करोड़ से भी ज्यादा टिकट बिके थे और इसीलिए ये फिल्म अभी भी तेलुगु सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के बाद दिव्या भारती एक तमिल मूवी नीला पैने में भी दिखाई दी थी, लेकिन ये जो फिल्म थी वो पिछली फिल्म जैसी सुपर हिट साबित नहीं हुई। लेकिन सिर्फ इन 2 फिल्मों के चलते साउथ की ऑडियंस के बीच उस समय दिव्या भारती अपनी खूबसूरती के चलते काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और उस समय दिव्या भारती का स्टारडम इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उनका नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गया। साल
साल 1991 ये वो साल था जब बॉक्स ऑफिस पर दिव्या भारती की तुलना लेडी अमिताभ बच्चन यानी कि विजया रानी से करी जाने लगी। और जब दिव्या भारती टॉलीवुड में मिली अपनी सफलता का जश्न मना रही थी तो उसी समय बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राजीव राय दिव्या भारती को साइन करने के लिए पहुंच गए। दरअसल उस समय राजीव राय विश्वात्मा फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे और विश्वात्मा फिल्म के कुसुम नाम के कैरेक्टर के लिए राजीव राय दिव्या भारती को साइन करने के लिए पहुंचते हैं और दिव्या भारती भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद राजीव राय से 500 रुपए का साइनिंग अमाउंट लेकर दिव्या भारती इस फिल्म के लिए साइन हो जाती है और इसी फिल्म के साथ उनका बॉलीवुड में भी डेब्यू हो जाता है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। ये फिल्म ना तो एकदम अच्छी थी और ना ही एकदम बेकार, इसीलिए ये एक एवरेज टाइप की फिल्म थी। भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ना चली हो, लेकिन इस मूवी की वजह से दिव्या भारती को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी क्योंकि इस फिल्म में गाना था जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था और वो लेजेंडरी गाना था सात समुंदर पार। इसीलिए भले ही ये फिल्म ना चली हो, लेकिन इस फिल्म ने दिव्या भारती के करियर को एक अच्छी शुरुआत दे दी। इस फिल्म की रिलीज के एक हफ्ते बाद ही दिव्या भारती की एक और फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई और उस फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर। लेकिन इस मूवी के साथ भी वो पहले वाला ही सीन हुआ क्योंकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाई, लेकिन इस फिल्म के भी जो गाने थे वो लोगों को पसंद आए। इस फिल्म के बाद भी दिव्या भारती एक साथ कई सारी फिल्मों में नजर आई थी और इसीलिए साल 1992 में वो एक ही साल में 10 फिल्मों में नजर आई थी। इसके बाद मार्च 1992 में दिव्या भारती हमें डेविड धवन की शोला और शबनम मूवी में दिखाई देती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट साबित होती है। इसीलिए दिव्या भारती की बॉलीवुड में पहली हिट फिल्म शोला और शबनम थी और इसी फिल्म के साथ दिव्या भारती की लव स्टोरी भी स्टार्ट हुई थी। दरअसल जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तो उस समय बॉलीवुड के काफी ज्यादा बड़े और पॉपुलर डायरेक्टर गोविंदा से मिलने के लिए सेट पर आते हैं और वो डायरेक्टर थे साजिद नाडियाडवाला। और जब साजिद सेट पे पहुंचे तो उनकी नजर पड़ी दिव्या भारती पर और दिव्या भारती को पहली नजर में देखते ही साजिद दिव्या भारती की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए और इसके बाद गोविंदा ने साजिद की मुलाकात दिव्या भारती से कराई और देखते देखते दोनों के बीच प्यार शुरू हो गया। दिव्या भारती की मम्मी मीता भारती ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि जब दिव्या ने साजिद को उनकी मम्मी से पहली बार मिलाया था तो उस समय दिव्या ने अपनी मम्मी से ये क्वेश्चन किया था कि क्या उन्हें साजिद पसंद है, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि हाँ वो एक अच्छा लड़का है। जिसके कुछ महीनों बाद साजिद ने दिव्या भारती को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और दिव्या भारती ने भी उस प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद दिव्या भारती अपनी मम्मी से इस शादी के लिए परमिशन लेने गई, लेकिन उनकी मम्मी ने ऐसा कह दिया कि तुम इसके बारे में अपने पापा से पूछो। लेकिन ओम प्रकाश भारती इस शादी के खिलाफ थे, जिसका की एक बड़ा रीजन था रिलीजन और इसी वजह से साजिद और दिव्या ने अपने शादी के प्लान को कुछ समय के लिए टाल दिया। लेकिन जैसे ही दिव्या भारती 18 साल की हुई तो उन्होंने अपनी माँ को ये बात कह दी कि अब वो साजिद के साथ शादी करने वाली है और दिव्या ने विटनेस के तौर पे अपनी माँ को भी उस शादी में बुलाया, लेकिन उनकी माँ ने आने से साफ मना कर दिया। तो मैंने कहा नहीं दिव्या मैं नहीं आ सकती। क्या कहते हैं उसके विटनेस, मैंने बोला मैं विटनेस नहीं बन सकती क्योंकि डैडी को तुम बता नहीं रहे हो कि हाँ तो डैडी को बताओ तब मैं आती हूँ। और दिव्या ने अपनी माँ को भी साफ साफ कह दिया कि अगर वो नहीं आना चाहती तो ना सही। और इसके बाद 10 मई 1992 के दिन घर के अंदर ही कुछ लोगों की मौजूदगी के समय दिव्या ने साजिद के साथ निकाह कर लिया और शादी के बाद दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया। लेकिन शादी होने के बाद भी उन्होंने इस शादी के बारे में ना अपने पापा को बताया और ना ही ये शादी की खबर को बाहर आने दिया और शादी के बाद भी दिव्या भारती अपनी मम्मी और पापा के साथ ही घर पे रहती थी और इस तरीके से लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और दिवाली के मौके पे साजिद दिव्या भारती के घर पे पहुंचते हैं और 4 महीने बाद ही दिव्या भारती अपने पिता को इस शादी के बारे में बताती है। इस शादी के बारे में जानकर दिव्या के पिता को हैरानी तो होती है, लेकिन एंड में वो कहते हैं कि अब जो हो गया वो ठीक है और इसीलिए वो साजिद को अपने दामाद के तौर पे अपना लेते हैं और इसके बाद से उनके परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। और इसी बीच उन्होंने कई सारी बैक टू बैक बॉलीवुड फिल्में भी करी थी। शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म दीवाना में दिव्या भारती का काम लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्हें दीवाना मूवी के चलते फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और ये फिल्म साल 1992 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इसी बीच दिव्या भारती ने जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना, बलवान और दिल आशा है नाम की कई सारी फिल्मों में शाहरुख खान, सुनील शेट्टी और गोविंदा जैसे एक्टर्स के साथ काम किया था और इसीलिए उस समय दिव्या भारती का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्टर्स की लिस्ट में आने लगा था। लेकिन सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में काम करके दिव्या भारती अपनी तेलुगु ऑडियंस को निराश करना नहीं चाहती थी और इसीलिए दिव्या ने यह फैसला लिया कि वो हर साल कम से कम एक तेलुगु फिल्म करेंगी और इस तरह सिर्फ 19 साल की उम्र में गिनी चुनी फिल्में करने के
बावजूद दिव्या भारती उस समय फिल्मी दुनिया का काफी ज्यादा बड़ा नाम बन गई थी। लेकिन शायद से किस्मत को कुछ और ही चीज मंजूर थी, क्योंकि सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। 26 मार्च 1993 के दिन रिलीज हुई क्षत्रिय नाम की मूवी उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद भी दिव्या भारती ने दिलवाले, मोहरा, कर्तव्य और लाडला जैसी कई सारी फिल्मों को साइन किया हुआ था, लेकिन शायद इन फिल्मों में काम करना उनकी किस्मत में नहीं था, जिसकी वजह से ये फिल्में श्रीदेवी, रवीना टंडन और जूही चावला जैसी हीरोइनों के पास चली गई। लेकिन जरा अब हम समझते हैं कि दिव्या भारती के साथ ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। दरअसल 5 अप्रैल 1993 के दिन दोपहर के समय दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई आई थी और उसी दिन उन्होंने अपनी फ्लैट की डील को भी फाइनल किया था, क्योंकि उससे पहले वो वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पे किराए पर रहा करती थी। खुद का फ्लैट लेने की वजह से वो उस समय इतनी ज्यादा खुश थी कि उन्होंने शूटिंग को भी अगले दिन के लिए टाल दिया था। और शाम को उनके पास अचानक से फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का फोन आया और कॉल पे नीता लुल्ला ने ऐसा कहा कि वो आंदोलन मूवी की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे शाम के समय में मिलना चाहती है। आपको बता दें कि दिव्या और नीता ये दोनों काफी अच्छी फ्रेंड थी और नीता लुल्ला ने दिव्या भारती के लिए कई सारी फिल्मों में ड्रेसेस को डिजाइन किया था। नीता लुल्ला अपने हस्बैंड श्याम लुल्ला के साथ दिव्या भारती के घर पे पहुंचती है और जब ये लोग रात को 10 बजे इनके घर पे आते हैं तो उस समय कुछ इस तरीके का सीन होता है कि कमरे में टीवी था और टीवी पे गाने चल रहे थे और इसके बाद तीनों आपस में पार्टी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दिव्या भारती 2 शराब की बोतलें लेकर आती है और इसके बाद ये तीनों आपस में पार्टी करना शुरू कर देते हैं। उस समय उस घर में एक और औरत थी जो कि थी दिव्या भारती की मेड अमृता। बताया जाता है कि दिव्या भारती की जो मेड है अमृता, वो दिव्या भारती के बचपन से ही उनके साथ थी और वो जो मेड थी वो चिप्स वगैरह को रेडी करने के लिए किचन में थी और इसीलिए नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला, दिव्या भारती और उस मेड को मिलाकर उस घर में 4 लोग उस समय मौजूद थे। इसके बाद पार्टी करते हुए और गप्पे लड़ाते हुए तकरीबन 11:30 बज जाते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से दिव्या भारती उठकर किचन की ओर जाती है और उस समय वो शराब का गिलास भी दिव्या भारती के हाथ में था। उस समय दिव्या भारती के सर पे काफी ज्यादा नशा सवार था और इसी बीच दिव्या भारती किचन के पास मौजूद एक छोटी सी 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करती है। दिव्या भारती उस समय काफी ज्यादा नशे में थी और इसीलिए शायद खिड़की पर बैठे बैठे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और एंड में वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि अचानक से दिव्या भारती 5वीं मंजिल से नीचे की ओर गई और ये सब होता देख दिव्या की मेड काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है। इसके बाद ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम ये दोनों भी जल्दी से भागकर नीचे जाते हैं और इसके बाद दिव्या भारती को पास ही के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। आपको बता दें कि सुशांत की के समय में भी उन्हें कूपर हॉस्पिटल ही ले जाया गया था। जब दिव्या भारती को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उस समय तक तो वो जिंदा थी और उनकी सांसें भी चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दिव्या को घोषित कर दिया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि जिस खिड़की पे दिव्या भारती बैठी थी उस खिड़की पे कोई भी ग्रिल नहीं लगी हुई थी, लेकिन बिल्डिंग के बाकी कमरों की खिड़कियों पे ग्रिल्स लगी हुई थी। और तो और उस खिड़की की नीचे वाली जगह पर एक पार्किंग थी और वहाँ पे रोज गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन दिव्या भारती की के समय पार्किंग में उस जगह पे कोई भी गाड़ी खड़ी हुई नहीं थी। इसके बाद जब इस मामले को लेकर जांच की गई तो पुलिस ने दिव्या भारती के घर वाले और उनके दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया था। अगले दिन जब दिव्या की खबर अखबारों पर छपी तो पूरे देश को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। कई सारे लोग इसे नाम देने लगे तो कई सारे लोग इसे बताने लगे। और तो और एक और अजीब बात ये थी कि दिव्या के सिर्फ 1 महीने बाद ही दिव्या की मेड अमृता की भी हार्ट के चलते हो जाती है। इसीलिए ये सवाल भी जरूर उठता है कि क्या सच में अमृता को हार्ट आया था या फिर उन्हें इस केस के बारे में कुछ ऐसी बातें पता थी जो कई सारे बड़े बड़े राज खोल सकती थी और कहीं इसीलिए उनका तो नहीं कर दिया गया। ये भी एक काफी बड़ा सवाल है। खैर दोस्तों, आपका दिव्या भारती के ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।